राजेंद्र कुष्ठाश्रम का मुद्दा संसद में मैंने उठवाया। डॉक्टर राजेंद्र बाबू नाम पर लोगों को सिर्फ लूटा गया कि जीरादेई को विश्व स्तरीय हम बनाएंगे। उसका पूरा मॉड्यूल प्लान मेरे पास रेडी है। पार्टी से आपने बात की चुनाव के बारे में कि क्या हमको टिकट मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? आला कमान से आपका सीधा परिचय शिक्षा और चिकित्सा, तो आप शिक्षा और चिकित्सा के बारे में क्या कहेंगे? क्या योजना है आपके पास? क्या एक समय ऐसा था कि यहाँ बिजली का नामो निशान दूर दूर तक नहीं था। बिहार में भी एनडीए कर रही है, भाजपा कर रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पे ही चुनाव लड़ेगी, लेकिन क्या आगे बदलाव हो सकते हैं? पढ़ाई का भी, शिक्षा का स्तर इतना ऊपर हुआ है कि आज पटना जैसा जगह जो है एजुकेशन का बड़ा हब बन गया। उन्होंने कभी भी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया। निशांत कुमार जी की बात की आपने, आने वाले समय में क्या राजनीति में दिखाई दे सकते हैं? देखिए, किशोर जी एक ऐसा नाम जो आप इस बार खुद मैदान में खड़े हैं और उनका भी दावा है कि हम बहुमत से मुख्यमंत्री बनने जाएंगे। जितनी एक्सपायरी राजनीति की, जितने एक्सपायरी प्रोडक्ट थे जी, सब माननीय प्रशांत जी के पास है जी, लेकिन बिहार की जनता उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तेजस्वी यादव का कहना है कि जो हमने नीतीश कुमार जी के साथ जो 2.5 साल का गठबंधन रहा, इनका सरकार में रहे, उस समय हमने ज़्यादा रोजगार दिया। तेजस्वी यादव बोलते हैं ये दौर उस जंगल राज से भी ज़्यादा जंगल राज है, महाजंगल राज बोलते हैं। उसके बारे में अपराध का स्तर आप जा करके देख लीजिएगा कि 2005 के पहले क्या था और अपराध का स्तर आज की डेट में क्या है। बिहार में आप किसी के पास दिखा दीजिए जो खुलेआम हथियार लेके रास्ते में घूम रहा हो, टहल रहा हो, वो स्थिति नहीं ना है। ये चुनाव जो होने जा रहा है, ये आप महागठबंधन वर्सेस एनडीए मानते हैं या त्रिकोणीय लड़ाई मानते हैं जो प्रशांत किशोर अपना शराबबंदी एक बहुत बड़ा मुद्दा भी रहा है, इस चुनाव में मुद्दा रहने वाला भी है? सरकार पैसे का नुकसान हो किसी व्यक्ति का जो नुकसान है। जीरादेई विधानसभा के अंदर 3 प्रखंड आते हैं, मैरवा, नौतन और जीरादेई। इन तीनों प्रखंडों को लेके आपकी क्या योजनाएं हैं? सबसे बड़ी सोच है कि मैरवा अनुमंडल बने और बिहार नौतन का क्षेत्र जो है थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है। नौतन के क्षेत्र को बढ़ाने में भी हमारी पूरी कोशिश है। आपके जो सबसे पसंदीदा नेता है वो कौन है, नीतीश कुमार जी को छोड़ कर? जो दूसरा कार्य होगा कि प्रत्येक पंचायत में एक एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी। जीरादेई का पूर्णतः सौंदर्यीकरण करेंगे। युवाओं से कोई अपील करना चाहेंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं रवि मिश्रा मिक्सी फिल्म्स के अपने इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपने पॉडकास्ट के कड़ी में बिहार में मौजूद है, जीरादेई विधानसभा क्षेत्र में। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो जनता दल यूनाइटेड जेडीयू पार्टी में लंबे समय से कार्यरत हैं और अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। ये मीडिया फाउंडर में भी एक्टिव हैं और एक प्रसिद्ध वक्ता भी हैं। ये इस समय प्रदेश उपाध्यक्ष के, जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं और जीरादेई विधानसभा से चुनाव लड़ने की काफ़ी संभावनाएं हैं। अभी जो समय चल रहा है, बिहार में चुनाव का समय चल रहा है, वैसे अभी टिकट का घोषणा नहीं हुआ है, किसी भी पार्टी के द्वारा टिकट का घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन ये पहले से ही एक्टिव हैं। और आइए इनसे जानेंगे विधानसभा क्षेत्र में आप क्या इस समय कहाँ एक्टिव हैं, क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपका जो चैनल है मिक्सी फ्लिक्स, उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका चैनल आगे बढ़े और जिस तरह आप लोग काम कर रहे हैं, आप लोगों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं। लगातार जिस तरह से 10 फरवरी को आशीर्वाद यात्रा के बाद और जीरादेई क्षेत्र के हर पंचायतों का लगातार हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, जिस तरह के रुझान है, जिस तरह का जन समर्थन है, युवाओं का समर्थन है, मुझे लगता है कि आने वाला समय अच्छा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने अपने क्षेत्र के लिए, जीरादेई के लिए हमेशा से, ये आज से नहीं है, जो भी प्रत्याशी आज खुद को कैंडिडेट कह रहे हैं कि मैं उम्मीदवार हूं जीरादेई से, वो आज अपनी उम्मीदवारी कर रहे हैं। मेरी उम्मीदवारी आज से नहीं है, मेरी उम्मीदवारी 2020 से है, जब पहली बार हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा था कि मुझे चुनाव लड़ाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक महिला को टिकट दिया, मैं हमेशा उनके साथ रहा, पार्टी के साथ कभी कोई गद्दारी नहीं की, कभी हमेशा दल के साथ निस्वार्थ रूप से खड़ा रहा। आज समय आ गया है, दौर आ गया है
कि ये सबको पता है जीरादेई विधानसभा में कि विवेक शुक्ला ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो वर्तमान विधायक को हराने का मुद्दा रखते हैं। जी कारण यह है कि ईमानदारी मेरी प्राथमिकता रही है जी और एक कर्मठ लगनशील व्यक्ति के रूप में हमेशा जनहित का साझेदार रहा हूं। हमेशा जनहित के मामले पर मेरे मुद्दे उठते रहते हैं। कोरोना काल का जब दौर हुआ तो करीब 6,500 राशन कार्ड बनाए गए। जी उसमें लोग भेजते चले गए, बहुत बड़ी भूमिका हमारी रही। ठहराव हुआ आम्रपाली का जी मैरवा में, जी उसमें बड़ी भूमिका रही माननीय उस समय के रेल मंत्री मनोज सिन्हा जी से कह करके हमने उसको कराने की पूरी कोशिश की थी। जी अभी कुछ दिन पहले, अभी हाल में ही अवध आसाम और एक्सप्रेस और लखनऊ बरौनी का भी स्टॉपेज फिर से शुरू हो गया है। लगातार इसके लिए माननीय रेल मंत्री को पत्र लिखते रहे, जी किसी न किसी द्वारा पहुंचाने की कोशिश करते रहे। जब इसके पहले जो सांसद रही माननीय हमारी कविता सिंह जी, उनके द्वारा संसद में राजेंद्र कुष्ठाश्रम का मुद्दा संसद में मैंने उठवाया। एक बहुत बड़ा कार्य था, हालांकि उस पर पुनः प्रयास नहीं हुआ, जिसकी वजह से वैसे ही है, लेकिन ये मुद्दा संसद तक हमने पहुंचाया। जीरादेई को लेके काम करने का एक अलग अनुभव है। डॉक्टर राजेंद्र बाबू के नाम पर लोगों को सिर्फ लूटा गया है। आज भी जो लोग राजेंद्र बाबू का पोस्टर, झंडा, बैनर दिखा रहे हैं, वो सब मेरा किया जा रहा है। हमने इसकी शुरुआत की थी। लोग नकल कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र बाबू का नाम लेते हैं। जब राजनीति की हमने शुरुआत की थी तो उस पोस्टर पे राजेंद्र बाबू की ही फोटो थी और नीतीश कुमार जी की, और उस पर लिखा था कि सिवान ही है मेरी पहचान। तो मैंने अपनी शुरुआत वहां से की है। और सिर्फ चुनाव लड़ना ही मेरी प्राथमिकता नहीं है कि हमको चुनाव लड़के विधायक सांसद बनना है। बिना विधायक, बिना सांसद बने नहीं भी बन करके हमने जिस स्तर पर, छोटे से छोटे, बड़े से स्तर पर को बड़ी जगहों पर ले जाने का प्रयास किया है, वो माननीय विधायक जी भी नहीं कर पाए हैं आज तक। संसद तक पहुंचाया है जीरादेई को हमेशा। और सिर्फ यही नहीं, तमाम ऐसी चीजें हैं। जब युवाओं की बात आई, 5 वर्ष जो है जेपी विश्वविद्यालय का जो सत्र था वो विलंबित था। उसको राज्यपाल से कह के, मुख्यमंत्री से कह के, कैसे कैसे कह करके हमने कोशिश करके अपनी कोशिश की। हम सब लोग कोशिश करते हैं, हम भी अपनी कोशिश किए। वो सत्र जो है नियमित हो गया विलंबित से। उसके बाद संस्कृत विद्यालयों का मुद्दा जो है, एक माननीय हमारे एमएलसी थे उस समय तत्कालीन, गुलाम रसूल बलियावी जी, उनसे कह कर हमने विधान परिषद में इस मुद्दे को उठवाया, संस्कृत विद्यालय को। तो लगातार काम करना मेरा उद्देश्य रहा है। हमको नए कोई नहीं है, और जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि ईमानदार, मेहनती व्यक्ति है, योग्य व्यक्ति है। इस व्यक्ति को अगर मौका मिलेगा तो ये अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटेगा। तो ये सबसे बड़ी बात है। और हम चाहते हैं कि आने वाला भविष्य जो है जीरादेई का उज्जवल हो। विश्व स्तरीय बनाने की हमारी जो सोच है, जो परिकल्पना है जीरादेई को लेके, निश्चित तौर पे अगर मुझे मौका मिलता है तो आप देख पाएंगे कि जीरादेई को विश्व स्तरीय हम बनाएंगे। उसका पूरा मॉड्यूल प्लान मेरे पास रेडी है। हमेशा जीरादेई के लिए मैंने कुछ करने की कोशिश की है। जी, जैसा कि आपने बताया, बाबू राजेंद्र प्रसाद की धरती है जीरादेई। वो हमेशा से निस्वार्थ भाव से देश की सेवा की है उन्होंने। कभी भी उनका कोई स्वार्थ नहीं था। आज के जैसे नेता लोग हैं बहुत स्वार्थी, अपना देखते हैं, सब लोग भाई भतीजावाद, हर चीज, कभी स्वार्थ नहीं था। और आप भी इतने लंबे समय से पार्टी के लिए कार्यरत हैं और कभी भी अपने स्वार्थ के पीछे नहीं भागे। आप बता रहे हैं कि इतने दिनों से पार्टी को सेवाएं दिए। अभी चुनाव में जैसे कहीं भी टिकट कंफर्म नहीं हुआ है या किसी का भी नाम नहीं आया है, और आप अभी से अपना योगदान दे रहे हैं क्षेत्र में। अभी से क्या, आप हमेशा अपना क्षेत्र में योगदान देते रहे हैं, जो आपने बताया कहाँ तक कौन सा मुद्दा उठाया। तो इसको पार्टी से आपने बात की चुनाव के बारे में कि क्या हमको टिकट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? आला कमान से आपका सीधा परिचय, आपने मुख्यमंत्री जी का नाम लिया। जी, अभी मुख्यमंत्री जी ने हमसे उनको बुलाया था जी। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने अपनी बात कही, और जो उन्होंने कहा कि आप हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जी, और आपकी बात निश्चय ही
सर्वप्रथम रखी जाएगी। उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया और आने वाले भविष्य में निश्चय ही, इसमें कोई संदेह नहीं है कि चुनावी मैदान में हम रहेंगे जी। पार्टी मुझे मौका भी देगी जी। क्योंकि जो स्थानीय विधायक हैं जी। जीरादेई के, उन्होंने 5 साल सिर्फ ब्लॉक और थाने पर प्रदर्शन किया है। जी। जो समय उनको काम करने में लगाना चाहिए था, जी। शायद उस पर खरे नहीं उतरे। आज किसी भी गांव में आप कहीं भी चले जाइए, जो उनका अपना कैडर वोट है उनकी पार्टी का, वो भी उनके साथ नहीं है, इसलिए कि वो उन्होंने उनका भी साथ नहीं लिया है। इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं है कि मेरा कोई विरोध है, ये लोग बोल रहे हैं, मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जनता के अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर रहे हैं। बिल्कुल नहीं उतर रहे हैं। और ये इसको हम चाहते हैं कि जो काम दिमाग में जो है, मेरे मन में है, मैं उसको आगे बढ़ाऊं और लोगों के लिए कुछ कर पाऊं। एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में काम करना मेरा हमेशा से लक्ष्य रहा है और उस लक्ष्य पे मैं आगे भी खरा उतरूंगा। ये जीरादेई के स्थानीय जनता को, सम्मानित जनता को मैं आश्वासन देता हूँ। अभी चुनाव प्रचार, वैसे जो भी प्रत्याशी है चुनाव प्रचार में उतरे नहीं है पूरी तरीका से, लेकिन आप अभी से समाज में सेवाएं दे रहे हैं, अपने क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं। 2-3 मूलतः जो विशेष आप सेवाएं दे रहे हैं, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा जिक्र करेंगे? देखिए, लगातार लोगों से मेरा भ्रमण क्षेत्र में होता रहा है जी। लोगों का कार्य भी उसी में हो रहा है जी। जगह जगह जैसे होता है, मैं उनके लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ। और तीनों प्रखंडों में, मैरवा, नौतन और जीरादेई, तीनों प्रखंडों में को मिला करके एक मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है कि प्रथम वर्ष में ही अगर मुझे मौका मिलता है तो 1 साल में 365 दिन में 500 लोगों को रोजगार दूंगा। और ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। आज तक किसी भी विधायक ने व्यक्तिगत स्तर पर किसी भी व्यक्ति को रोजगार देने का इतना बड़ा भरोसा नहीं दिया होगा। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि अगर हमें टिकट मिलता है, हम चुनाव जीतते हैं, जनता चुनाव जिताती है, तो आप बेरोजगारी का मुद्दा सबसे पहले हल करेंगे। 500 बेरोजगार देनी बहुत बड़ी बात होती है, इसके लिए कोई योजना है आपके पास? बिल्कुल, हमारा विजन जो है एकदम क्लियर है जी। मेरा रोड मैप तैयार है कि किस तरह से 500 लोगों को जी। प्रति वर्ष रोजगार देना है जी। और 5 साल के अंदर ये एक मिनिमम लक्ष्य है कि मुझे 500 लोगों को रोजगार देना है। मैं चाहता हूं कि अगर 500 घरों को भी रोजगार मिलेगा तो इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। आज के समय में रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है किसी भी चीज के लिए। है देश के लिए हमारी सरकार इस पर काम कर रही है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर भी देखिए, जो आजकल सड़क, नाला, ये सब इतनी सारी प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री जी की इतनी सारी योजनाएं हैं कि इसमें एक स्थानीय विधायक का बहुत बड़ा कोई रोल नहीं रहता है, सिर्फ एक अनुशंसा की बात रहती है। लेकिन जो 500 लोगों को रोजगार देने की बात है, वो मील का पत्थर है। ये जान लीजिए कि उन 500 लोगों को रोजगार मिलेगा तो 500 घर प्रभावित होंगे। अगर एक घर में 5 लोग भी होंगे तो 2500 लोगों को साल में उनको इसका लाभ मिलेगा। और मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में लोगों को रोजगार दे पाऊं। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में अगर कुछ है तो रोजगार का है। देश का सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है। 2 मुद्दा और है देश का, अभी मूलतः 3 मुद्दे माने जाते हैं, रोजगार, शिक्षा और चिकित्सा। तो आप शिक्षा और चिकित्सा के बारे में क्या कहेंगे? क्या योजना है आपके पास, क्या रोड मैप है? देखिए, शिक्षा के बारे में तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अभी हमेशा शिक्षा मंत्री से बिहार के हमारी उनसे हमेशा बातचीत होती रहती है और हमेशा लगे रहते हैं हम कि कुछ न कुछ अच्छा हो। जिस तरह से बिहार की शिक्षा में हमारी सरकार भी काम कर रही है, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल अलग सा है। बच्चों को दिन में भोजन तक मिलता है ताकि उनका पोषण हो और उसके बाद उनको शिक्षा मिले, बहुत बड़ी उपलब्धि है और आए दिन उस पर कार्य हो रहा है। हमारे शिक्षा मंत्री जो है माननीय सुनील कुमार जी, आए दिन उस पर काम कर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी रहे हैं। उनकी जो कार्यशैली है वो बिल्कुल ही अलग है, वो बिल्कुल ही अलग है। वो कुछ करने का, हमेशा कुछ नया करने का प्रयास करते हैं और वो हमेशा लगे हुए हैं। और हम लोगों को भी वो इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आप भी कुछ कीजिए।
तो हम लोग भी उस पर लगे हुए हैं, शिक्षा व्यवस्था पे जो है, और सरकार अपना काम कर ही रही है। रहा सवाल स्वास्थ्य व्यवस्था का, तो स्वास्थ्य व्यवस्था भी पहले से बेहतर हुई है। सिवान के मैरवा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई लगभग, बल्कि बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। लोगों को इसका, पूरे क्षेत्र के लोगों को, पूरे जिले के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारी जो सरकार है, आज बिहार में कितने एम्स हो गए, मेडिकल कॉलेज हो गए, और अब ये बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। एक समय क्या था, एक समय बिहार की सरकार जो है, यहाँ पर लोग कहते थे कि, आज लोग कहते हैं कि बिहार में यूपी से अधिक बिजली रहती है। एक समय ऐसा था कि यहाँ बिजली का नामो निशान दूर दूर तक नहीं था। शाम जब होती थी तो लोग ये सोचते थे कि हम घरों तक कैसे पहुंचे। लोग रात में पढ़ भी नहीं पाते थे, दिन में पढ़ते थे। आज की सिचुएशन ये है कि आप 12 बजे रात में भी कहीं जा सकते हैं, कहीं आ सकते हैं। और वर्तमान की जो स्थिति है वो हमेशा से बेहतर ही हो रही है। आज कितनी सारी चीजें, कितना डेवलपमेंट विभिन्न हर सेक्टर में हुआ है। एक से नहीं, हर सेक्टर में हमारी मुखिया ने, नीतीश कुमार जी ने हर सेक्टर में काम करने की कोशिश की है। और सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, जब एक पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति जब राजनीति में होता है तो उसकी योजनाएं बिल्कुल अलग होती हैं, उसकी सोच अलग होती है, और वो छोटा भी कुछ करेगा तो वो बहुत बड़ा होगा। मध्य प्रदेश के चुनावों में शिवराज सिंह चौहान थे, उन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, लेकिन मुख्यमंत्री बाद में चेंज किया गया, मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। बिहार में भी एनडीए कर रही है, भाजपा कर रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पे ही चुनाव लड़ेगी, लेकिन क्या आगे बदलाव हो सकते हैं या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे? देखिए, ऐसा है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने 2005 से जो काम किया है, बिहार की जनता उनको सुशासन का प्रतीक मानती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है वो बिहार के लिए एक इतिहास है। उत्तर प्रदेश से लगा करके दूर दराज तक के लोगों को बिहार में रोजगार मिला है। बड़े बड़े पदों पे लोग आसीन हैं दूसरे राज्यों के लोग। सिर्फ यही नहीं, पढ़ाई का भी, शिक्षा का स्तर इतना ऊपर हुआ है कि आज पटना जैसा जगह जो है एजुकेशन का बड़ा हब बन गया है। कोटा के बाद लोग कोटा का नाम लेते थे, आज लोग आते हैं पटना में पढ़ने के लिए। सुपर 30 और कैसे कैसे कोचिंग, प्राइवेट ही सही, कैसे कैसे कोचिंग सेंटर पटना में। और सिर्फ यही नहीं, जो कार्य हमारी सरकार ने किए हैं वो कोई उंगली पे नहीं गिना पाएगा। उसको गिनाने के लिए पूरी किताब चाहिए। तो मैं ये समझता हूं कि आने वाले समय में 2025 में माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी पुनः मुख्यमंत्री होंगे। और सिर्फ मुख्यमंत्री इसलिए होंगे कि उन्होंने कार्य किया है। और बिहार में पूरे एनडीए के पास अगर कोई चेहरा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी हैं। एक ईमानदार व्यक्ति हैं, एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एक सुलझे व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, निजी स्वार्थ के लिए कभी कुछ नहीं किया, हमेशा जो है वो जनहित के लिए किया, जनता के लिए किया। तो ये सबसे बड़ी बात है। वो व्यक्तिगत तौर पे आज तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, वो परिवार के लिए भी उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, ये आप जान लीजिए। परिवार को भी उन्होंने कहीं आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। अगर ऐसा होता तो हमारे जो पार्टी के युवा तुर्क हैं निशांत कुमार जी आज राज्यसभा में होते, लोकसभा में होते। उन्होंने कभी भी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया। और मैं समझता हूं कि ये नीतीश कुमार जी की सबसे बड़ी मेरिट है, जिसकी वजह से बिहार की जनता उनको पसंद करती है। और कभी भी उन्होंने अपने भले के लिए नहीं सोचा, बिहार के लिए भले के लिए सोचा है, बिहार की जनता के भले के लिए सोचा है। आने वाला समय जो है वो माननीय 2025 में जब चुनाव होंगे तो एनडीए, राष्ट्रीय जो जनतांत्रिक गठबंधन है एनडीए, जो है सबसे बड़े कुनबे के रूप में उभरेगा और हम लोग 225 सीटें जीतेंगे। ये हम लोग का लक्ष्य है। इसकी तैयारी हम लोग बहुत जोर शोर से कर रहे हैं। निशांत कुमार जी की बात की आपने, आने वाले समय में क्या राजनीति में दिखाई दे सकते हैं? देखिए, राजनीति में स्वाभाविक है कि पीढ़ी जब होती है तो हम लोग चाहते हैं कि निशांत कुमार जी पार्टी में आए और पार्टी के युवा वर्ग का नेतृत्व करें। और कहीं ना कहीं से ये ठीक भी है, क्योंकि उनके अंदर वो काबिलियत है कि वो कर सकते हैं। एक सुलझे हुए, पढ़े लिखे, शानदार व्यक्ति हैं। जिस तरह से
जिस तरह मान लो कि मुखिया नीतीश कुमार जी हैं, निशांत जी भी सेम उन्हीं के पैटर्न पे चलते हैं और आने वाले समय में निश्चित रूप से पार्टी के युवा विंग को वो जरूर संभालेंगे और हम लोग उनको शुभकामनाएं देते हैं। जी। प्रशांत किशोर जी एक ऐसा नाम जो आपको भी चुनाव में चुनावी सलाहकार रह चुके हैं, जेडीयू के भी कई पार्टियों के रह चुके हैं, इस बार खुद मैदान में खड़े हैं और उनका भी दावा है कि हम बहुमत से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है जी। लेकिन सिर्फ इतना ही कहूंगा कि भाड़े की गाड़ियां, भाड़े के लोग, जी, भाड़े के एसेसरीज, जी, भाड़े के नेता जी, किसी राज्य किसी जगह का विकास नहीं कर सकते हैं। जी, जितनी एक्सपायरी राजनीति की, जितने एक्सपायरी प्रोडक्ट थे, जी, सब माननीय प्रशांत जी के पास है। जी, रहा सवाल कि लोग नहीं क्यों वो आए, राजनीति में आए, बिहार में उनकी वो काम कर रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई सबको लोकतंत्र में हक है अपनी बात रखने का। हम भी कह सकते हैं कि हम प्रधानमंत्री हो सकते हैं, यह लोकतंत्र में हर व्यक्ति अपनी बात कह सकता है, लेकिन बिहार की जनता उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि उन्होंने किस पार्टी के लिए काम नहीं किया है। हर पार्टियों के लिए काम, उन्होंने हर पार्टी के लिए काम किया है। अब आकर आप उसी के विरोध में खड़े होंगे तो पब्लिक आपको क्यों एक्सेप्ट करेगी? इंसान का तो एक मोरल होता है। आपने टीएमसी के लिए काम किया, आपने तेलंगाना में काम किया, आपने कांग्रेस के लिए काम किया, आप विपक्ष के लिए भी खड़े हैं, आप पक्ष के लिए भी खड़े हैं, तो आप हैं कहाँ? अगर आप राजनीति आपको करनी थी तो आप पहले से करते, ये सब करने की क्या जरूरत थी? और जो व्यक्ति धन की राजनीति करेगा, वो व्यक्ति जो उनका जो भी आधारित, जो भी उनका फाउंडेशन है, पैसे पर आधारित है, और पैसे पर आधारित लोग कभी भी किसी राज्य का, किसी देश का भला नहीं कर सकते हैं। पूरा जो उनका पूरा स्ट्रक्चर है वो पूरा पैसे पर खड़ा है, और पैसे पर जो चीज खड़ी है वो कभी किसी विकास के बारे में कुछ नहीं कर सकती है, इसलिए कि वो एक व्यापारी हैं, वो व्यापार करने आए हैं, वो राजनीति को व्यापार समझते हैं, जो आज के माहौल में जो उन्होंने देखा है, और बिहार की जनता उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तेजस्वी यादव का कहना है कि जो हमने नीतीश कुमार जी के साथ जो 2.5 साल का गठबंधन रहा, इनका सरकार में रहे, उस समय हमने ज्यादा रोजगार दिया, अभी जो भाजपा के साथ एनडीए में जो नीतीश जी हैं, इससे अच्छा शासन चलाया, अच्छा रोजगार दिया, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कहने को लोग बहुत कुछ कहते हैं जी, जो खुद ही पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जी, जिनको खुद ही लठमार लोग हैं, उनको इन सब चीज से क्या लेना देना है? जी, उनको किसी के रोजगार से, आने जाने से क्या लेना देता है? आप एक पत्रकार हैं, जी, आप सिर्फ हमको ये बताएं कि आप उनकी पार्टी में लालू प्रसाद जी, तेजस्वी प्रसाद जी, तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी जी, मीसा भारती जी छोड़कर किसी और नेता का नाम जानते हैं? तो सबसे बड़ा चीज है कि जो अपने दल में ही किसी को जगह नहीं दे रहा है, वो दूसरों को क्या जगह देगा? और रहा सवाल रोजगार देना, ये तो शुरुआत माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का किया हुआ है। कोई अपने ऊपर श्रेय ले ले कि हम सबसे अधिक रोजगार दे दिए हैं, तो हमने आपके साथ गठबंधन किया, हमने आपके साथ गठबंधन किसी कारणों से किया है। हम हमेशा से उस व्यक्ति के साथ हैं जो व्यक्ति बिहार का भला चाहे। आप फिर वहीं पुनः अपनी गति पर आ गए तो हमारे नेता जो ने अपनी जगह, उनको ये चीज अच्छा नहीं लगा, तो आप रोक टोक करने लगे उन चीजों पे। जो विकास की चीजें हैं, इन लोगों को विकास से कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक लेना देना नहीं। अराजकता का राज इन्होंने उत्पन्न किया। जो कलंक आज भी बिहार पर इन्होंने लगाया है, बिहार पर कलंक लगाने वाले ये लोग हैं, अपने ऊपर कलंक नहीं लगाए हैं, बिहार पर कलंक लगाए हैं। आज बिहार उससे जूझ रहा है, ये आप जान लें। आज भी बिहार उस कलंक का, पहले एक ऐसा समय था कि इस कलंक को धोने में आज 20 साल लगे हैं। 20 साल बाद आज लोग कहते हैं कि कोई कह पाता है जाकर के बीच में कि हम बिहारी। कौन से राज्य में कौन सा बिहारी संगठन चलता था? कहाँ किसी बिहारी, किसी व्यक्ति के लिए कहाँ आवाज उठती थी? आज किसी बिहारी पर अत्याचार हो तो विदेशों में भी उस आवाज उठती है। जब तमिलनाडु में बात आई, जब महाराष्ट्र में बात आई, तो लोग खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए? क्योंकि ये आज का बिहार है।
ये वो बिहार नहीं है जो बिहार आप लोग चलाते थे कि किसी बिहारी को जो भगा दिया जाता था, कुत्तों से भी बदतर उनके साथ बर्ताव किया जाता था। ये वो बिहार नहीं है, ये वो नीतीश कुमार का बिहार है जहां हर व्यक्ति की, हर बिहारी की इज्जत है और पूरे देश नहीं पूरे विश्व में है। 90 का दौर लालू प्रसाद यादव जी का दौर था, जंगल राज आपकी पार्टी कहती है, लेकिन अभी हाल ही में पटना में कई जगह गोलीबारी हुई, कई सिलसिलेवार मौतें हुई, लगातार कई घटनाएं हुई। तेजस्वी यादव बोलते हैं ये दौर उस जंगल राज से भी ज्यादा जंगल राज है, महाजंगल राज बोलते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? आप एक चीज बताइए कि कोई भी घटना जो प्रायोजित है, जो आपसी रंजिश में होती है, ये किसी के भी राज्य में हो, ये सिर्फ बिहार में ही नहीं पूरे देश में भी अगर हो रहा है, देश के किसी भी और राज्य में हो रहा है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? ये बिहार में हो रहा है, पटना में हो रहा है, तो जिम्मेदारी करें। आज कोई भी व्यक्ति किसी का अपहरण कर लेता है, अगर किसी आपसी रंजिश में कुछ हो रहा है, और बहुत से ऐसे केसेस सामने आते हैं जो सारे पारिवारिक रंजिश में होते हैं, तो उसका दायित्व जो है वो सरकार जरूर लेगी, लेकिन वो तब तक उसको सामने ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो पड़े हुए हैं। ये चुनाव की वजह से भी होते हैं क्या ऐसी घटनाएं? देखिए, घटनाएं इस तरह की ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकार आएगी तो उसको तुरंत रोक लेगी कि यहाँ पे गोली नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि देखिए अपराध तो पूरे देश में है, कहीं एक जगह नहीं। अपराधी वो व्यक्ति होता है, न उसकी कोई जात होती है, न उसको कोई किसी पार्टी से मतलब होता है। तो जो पेशेवर अपराधी होते हैं, स्वाभाविक है वो किस पैसे के लिए काम करते हैं, और आपसी रंजिश में अगर किसी की कोई हत्या हुई है, स्वाभाविक है सरकार ने उसको धर दबोचा है, उस पर काम किया है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये पहले ही हम जान लें, कोई जो नए लड़कों को, नए युवाओं को बरगलाया जाता है, उनको अपराधी बनाया जाता है, तो जब तक ये संज्ञान में सरकार क्या आएगा, जब हमको किसी की जानकारी होगी तब तो सरकार कुछ करेगी उस पर। तो अब अपराध के विषय में वैसे भी आपको जानकारी होगा कि बिहार में 1300 अपराधियों की एक चीज कुर्क कर ली गई है, और सरकार पूरे सख्ती से काम कर रही है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन किसी भी चीज को मिनिमाइज करने में एक समय लगता है, और कुछ एक अंश जो है अपराध का स्तर आप जाकर के देख लीजिएगा कि 2005 के पहले क्या था और अपराध का स्तर आज की डेट में क्या है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। स्वाभाविक है कोई चीज कम नहीं होती है। हम बोलते हैं कि अगर उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, गिरावट हो सकती है, तो ऐसा थोड़ी है कि कोई सरकार कल बना लेगा, वो कहेगा कि ये हो जाएगा। आज उनके सरकार की अगर बात कर लें तो उनके सरकार में तो यहाँ क्या था कि रोड पर से लोगों को उठा लिया जाता था, खुलेआम अपराधी जो है खुलेआम हथियार लेके घूमते थे। आज बिहार में आप किसी के पास दिखा दीजिए जो खुलेआम हथियार लेके रास्ते में घूम रहा हो, टहल रहा हो, वो स्थिति नहीं ना है। आपसी रंजिश में कहीं भी कोई अपराध होता है तो उस अपराध की स्वाभाविक है कि दायित्व तो सरकार का जरूर है, लेकिन जो आपसी रंजिश में अपराध होते हैं स्वाभाविक है कि उस पर कोई भी काबू नहीं पा सकता है, कोई भी सरकार काबू नहीं पा सकती, क्योंकि वो आपसी रंजिश में प्रायोजित है। वो ऑथराइज नहीं है कि रास्ते में लोग जा रहे हैं और गोली चला दिया, ऐसा नहीं है। रास्ते में लोग जा रहे हैं उठा ले गए, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप तुरंत खत्म नहीं कर सकते, और कोई भी नहीं खत्म कर सकता है, किसी की भी सरकार आ जाए खत्म नहीं हो सकता है। वो एक परसेंटेज हमेशा जो आपसी रंजिश में होंगे वो रहेगा ही रहेगा। कहीं मान लीजिए अपराधियों में गैंगवार हो रहा है तो उसमें सरकार का क्या रोल है? प्रशासन तो देखिए जिम्मेदारी तो बिल्कुल बनती है, प्रशासन उस पर काम भी करती है, लेकिन वो चीज जब तक उनको पता लगेगी तब तक वो चीज हो चुका होगा। कोई आपसी रंजिश में कहीं कोई प्लान कर रहा होगा किसी को मार डालने का, किसी को उठा लेने का, जो आपसी रंजिश में इस तरह के अपराध होते हैं, तो उसमें जब तक सरकार को पता लगेगा तब तक सरकार कुछ करेगी। ऐसा ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं हुई है कि आपके घर में क्या हो रहा है सब पूरे बिहार में पता लगाया जा रहा है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं। लेकिन अगर जरा सा भी संज्ञान में होता है तो पुलिस प्रशासन उस पर काम करती है, और आप देख लीजिए कि मैक्सिमम जगहों पर लोगों को पकड़ा गया है, उस पर प्रॉपर कार्रवाई की गई। ये चुनाव जो होने जा रहा है, ये आप महागठबंधन वर्सेस एनडीए मानते हैं या त्रिकोणीय लड़ाई मानते हैं जो प्रशांत किशोर अपना दावा कर रहे हैं? देखिए,
सबसे पहले तो आपको बता दूं कि हम लोग की लड़ाई तो किसी के साथ है ही नहीं जी और रहा सवाल कि एक विपक्ष की जो भूमिका है जी वो लोग अदा कर रहे हैं और वो लोग विपक्ष में ही रहेंगे। जी विपक्ष हमेशा विपक्ष में ही रहेगा, जी इसमें कोई शक नहीं है। रहा सवाल प्रशांत जी की बात, तो प्रशांत जी इसमें सिर्फ वोट काटने की भूमिका निभाएंगे। उसका भी एक मतलब क्या बोलते हैं लिमिटेशन है, एक लिमिटेड वोट वो काट पाएंगे, क्योंकि देखिए बिहार में अभी भी लोग यही जानते हैं कि नीतीश कुमार जी जैसा नेता था न है न होगा। अभी हम आपके पास जब आ रहे थे पॉडकास्ट के लिए तो कुछ बुजुर्ग लोग मिले, 2-4 लोग मिले, आपस में बातें कर रहे थे कि जो ये शराबबंदी नीतीश कुमार जी ने किया है, ये शराबबंदी से सारा पैसा यूपी में जा रहा है और बिहार के विकास में जो काम आ सकता था पैसा वो यूपी में जा रहा है। इस पे क्या कहेंगे? शराबबंदी एक बहुत बड़ा मुद्दा भी रहा है, इस चुनाव में मुद्दा रहने वाला भी है। देखिए, शराबबंदी बिहार के महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी योजना थी, जिससे बिहार की महिलाएं जिन पर अत्याचार होता है शराब पीने के बाद, जो पुरुष आकर के घर में जो है उनको मानसिक प्रताड़ित करते हैं, उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक योजना बनाई और उस योजना के तहत ये भी है कि शराब के नशे में मैक्सिमम अपराध होते हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है और इससे संख्या में भी काफी कमी आई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप जा करके जहां जहां जो भी रिकॉर्ड्स हैं उसके देख सकते हैं। तो बिहार की महिलाओं को ये बात बहुत अच्छी तरह पता है। अब जो जिनको नशे की आदत पड़ गई है, जो उस लत में आ गए हैं, स्वाभाविक है कि नशे की लत को हटा पाना इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए एक लंबा समय लगता है और धीरे धीरे एक परसेंटेज जो है वो पटरी पर आ गया और जो लोग नहीं भी पटरी पर आए वो आ जाएंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये अपने लिए नहीं किया। इससे 5,000 करोड़ रुपए का साल में नुकसान है, लेकिन उस नुकसान को विभिन्न तरीकों से लाने की सरकार ने वापस से कोशिश की। सरकार पैसे का नुकसान हो किसी व्यक्ति का जो नुकसान है उसको बचाने की पूरी की कि हमारे पूरे बिहार की जनता इस पे जगह जगह, आप आज देखिए कि कितने देसी शराब जो है जगह जगह बनाई जाती थी, जगह जगह बनाई जाती थी। बिहार जो है शराब के मामले में प्रसिद्ध था, आज कहाँ चला गया? ईंट भट्ठों पे शराब बनाई जाती थी। जब शराबबंदी नहीं थी तो विभिन्न तरीकों से और कच्ची शराब की खपत थी इतनी ज्यादा, जिससे लोगों का नुकसान था। और देसी शराब, विभिन्न तरह के जो प्रोडक्ट्स आते हैं, तो आज वो सब तो सारी चीजें नदारत हो गई, उस जगह जगह नदारत हो गई वो चीजें, तो उससे बहुत एक इंसानी शरीर को बहुत असर पड़ता था। और आज की जो स्थिति है वो पहले से बहुत बेटर है, और बेटर ही नहीं, जितनी भी महिलाएं हैं सुरक्षित हैं, जितने भी रेप के केसेस हैं कम हुए हैं, शराब के नशे में होते थे अपराध बहुत कम हुए हैं। और ये सिर्फ यही नहीं, महिलाएं जो हैं बहुत संतुष्ट हैं, आज काम कर रही हैं, और जो जिनके दिमाग में ये चीज है वो नीतीश कुमार के साथ खड़ी रहेंगी हमेशा, ये मुझे विश्वास है। जीरादेई विधानसभा के अंदर 3 प्रखंड आते हैं, मैरवा, नौतन और जीरादेई। इन तीनों प्रखंडों को लेके आपकी क्या योजनाएं हैं भविष्य में? देखिए, सबसे बड़ी जो योजना है कि जीरादेई विधानसभा हमेशा से ठगा गया है। जो जनप्रतिनिधि आए उनका कोई विजन नहीं था, उनकी कोई सोच नहीं थी। लिहाजा क्या हुआ कि जो जन समस्याएं थी वो जस की तस रह गई। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन स्थानीय विधायक को जो करना चाहिए था, वो जन समस्याएं जो नेतृत्व करना चाहिए था सदन में जाकर के, 5 वर्षों तक ब्लॉक और थाना का नेतृत्व करने के बाद उनके पास कोई भी ऐसी सोच नहीं रही जिससे समाज का, जनता का, स्थानीय जनता का भला हो। तो मैं बस यही कहना चाहता हूं कि मैरवा को अनुमंडल बनाने का,
की एक सोच है, सबसे बड़ी सोच है कि मैरवा अनुमंडल बने जी और बिहार की पहली सीमा, बिहार का पहला स्टेशन है मैरवा जी रेलवे स्टेशन है। जितनी ट्रेनें यहाँ से जाती हैं, जी और सिर्फ यही नहीं, गोपालगंज, देवरिया और सिवान तीनों जिले का एक पॉइंट है। मैरवा सारे ट्रेनों का यहाँ ठहराव हो, सभी ट्रेनों का। मैरवा को बढ़ाया जाए। यहाँ पर एक व्यवसाय का एक बहुत बड़ा हब भी है मैरवा, इसको बढ़ाया जाए। जी और जीरादेई को डॉक्टर राजेंद्र बाबू की जो धरती है, जो उनकी जन्मभूमि है, जिनकी चीजें हैं, वहां पर एक विश्वविद्यालय की राजेंद्र बाबू के नाम पर स्थापना हो, जी विधि विद्यालय की स्थापना हो, जी क्योंकि वो खुद विधि के की पढ़ाई उन्होंने की थी। जी और बहुत ऐसी चीजें हैं। नौतन में भी, नौतन का क्षेत्र जो है थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है। जी नौतन के क्षेत्र को बढ़ाने में भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उस क्षेत्र में का विकास हो और कुछ नई चीजें वहां लाई जाएं जिससे लोगों को रोजगार मिले। जी तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो दिमाग में है, और जब मुझे समय मिलेगा, मौका मिलेगा, तो निश्चित तौर पे मैं उसको करूंगा ही करूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। और जनता मुझसे एक एक चीज का हिसाब ले सकती है। मैं 365 दिन का उनको रिपोर्ट कार्ड दे दूंगा कि ये मैंने आपके लिए किया है, बस मुझे एक बार मौका दीजिए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप आदर्श किसको मानते हैं और आपके जो सबसे पसंदीदा नेता हैं वो कौन है, नीतीश कुमार जी को छोड़ के? देखिए, दूसरे किसी नेता का तो नाम मैं ले ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि नीतीश कुमार जी के नाम पर ही और नीतीश कुमार जी का चेहरा देख के ही हमने अपनी राजनीति शुरू की है। जी। तो उनको छोड़ करके किसी और नेता का नाम मेरे दिमाग जेहन में कभी आता ही नहीं जी। कि उनकी जिस ईमानदारी को देख के हमने काम किया था जी। और शुरुआत की थी, उसी ईमानदारी के साथ मैं हमेशा लगातार काम करता रहूंगा और आजीवन कभी भी कहीं भी रहूं, हमारे नेता नीतीश कुमार ही हैं। विपक्ष में कोई ऐसा नेता जो आपको पसंद हो और क्यों? विपक्ष में तो देखिए, बिहार में तो कोई ऐसा नेता नहीं है जिसकी मैं बात करूं, लेकिन पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी जी, काफी उन्होंने लड़ाई की है और व्यक्तिगत तौर पर उनको देखा जाए तो गरीब वंचितों के हित की लड़ाई हमेशा करती हैं, इसलिए कहीं ना कहीं वो दिमाग में है कि पढ़ी लिखी लोग हैं, करती रही हैं। ये राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है, राजनीति से अलग है, उनकी एक अलग जी, उनकी एक अलग छवि है जी, और व्यक्तिगत छवि, पार्टी की नहीं, व्यक्तिगत रूप पे वो हमेशा गरीबों की मदद करती हैं। जो भी व्यक्ति गरीबों की मदद करेगा, वंचित वर्ग की मदद करेगा, हम उसको हमेशा आगे देखते हैं। जी। 5 ऐसे कार्य जो आप अपने विधानसभा में करना चाहेंगे, जनता के लिए करना चाहेंगे, जनता को बताइए। सबसे पहले तो सर्वप्रथम मेरी शुरुआत 500 लोगों को रोजगार से होगी जी। जो दूसरा कार्य होगा कि प्रत्येक पंचायत में एक एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी जो कि नितांत आवश्यक है, उससे भी 2 लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रत्येक पंचायत में एक एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी। तीसरा, प्रत्येक पंचायत में एक युवा केंद्र की स्थापना होगी जी, एक युवा केंद्र बनाया जाएगा। इससे जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय युवा हैं, उनको उसका लाभ मिलेगा। जो चौथी हमारी जो सोच है वो है कि जीरादेई का पूर्णतः सौंदर्यीकरण करेंगे ताकि कोई भी व्यक्ति जीरादेई विधानसभा में अगर आता है तो उसको ये लगना चाहिए कि हम किसी विधानसभा में गए थे और उसको इस तरह से सजा दिया गया है कि एक अनूठा प्रयास रहेगा। तो ये चौथी चीजें हो गई। और जो 5वां, जो आपने कहा कि 5वां हमारी जो सोच है कि जितने भी वंचित लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, उनके लिए विशेष हमारा प्रयास रहेगा कि
महिलाओं के लिए कि उन 500 में 250 लोगों को, 250 महिलाओं को रोजगार दिया जाए। 50% उनका हिस्सा रहेगा जो उनको दिया जाएगा। तो ये महिलाओं के लिए एक अलग से प्रयास रहेगा हमारा कि हम उनको अलग से कुछ दे पाए। बाकी छोटी मोटी ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको हम सामने लाएंगे, वो अभी हम नहीं बता सकते हैं, वो हमारा चुनावी रणनीति का एक हिस्सा है। तो कुल मिलाकर के बस ये आप जान लीजिए कि काम करना मेरा लक्ष्य है और जीरादेई के लिए समर्पित रहना मेरा लक्ष्य है। भारत का ये समय आने वाली युवा पीढ़ी के लिए है, और जो युवा पीढ़ी है अभी देश के चुनाव में उनका काफी महत्व माना जाता है। आप अपने क्षेत्र के युवाओं से कोई अपील करना चाहेंगे? जीरादेई विधानसभा के युवा वर्ग से मेरी बस यही अपील रहेगी कि 2025 का चुनाव सिर्फ मेरे लिए नहीं, आपके लिए भी बहुत ही इसमें आपकी भूमिका बहुत स्पष्ट होना चाहिए। एक ऐसे व्यक्ति को, ईमानदार कर्मठ व्यक्ति को मौका दीजिए जो जीरादेई के भलाई के बारे में सोचता हो, जिसने अपने जीवन को, अपने समय को, अपने ज्यादातर समय को जीरादेई के लिए कुछ करने में हमेशा लगाया हो। और मैं आपसे बस यही आग्रह करूंगा कि मेरे जीरादेई विधानसभा के युवा वर्ग के साथियों, इस बार मुझे मौका दीजिए ताकि जो कार्य इन लोगों ने सालों साल में नहीं किया, मैं 2025 से 2030 के बीच में कर दिखाऊं, जो कि सिर्फ सिवान ही नहीं, बिहार का एक इतिहास हो। आप अपने इतने व्यस्त चुनावी कार्यक्रम में समय दिए हमको, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पूरे चैनल को भी एक बार फिर पुनः बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका चैनल आगे बढ़े, हमारी ये शुभकामना है। और निरंतर ही आप लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में